वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 6। आज के टॉपिक में हम आज के लेक्चर में हम गॉस लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक से रिलेटेड कई सारी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कई सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, कई सारी ऑब्जेक्ट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आओ समझते हैं एक्चुअल में गॉस लॉ बेसिकली क्या बताता है। गॉस लॉ जो होता है वो किसको डिफाइन करता है, क्या चीज़ें इससे पता चलती है। अब एक्चुअली आप इसको गॉस लॉ जो होता है इसको कूलम्ब्स लॉ का ऑल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं। शुरुआत में जब हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था उस टाइम पर हमने देखा था कि 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर 2 पॉइंट चार्जेस दिए जाएं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन थी कि बस वो 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के या पॉइंट चार्ज के बीच में ही लगाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और रैंडम शेप का है, दूसरा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उनके बीच में फोर्स हम उस तरीके से नहीं निकाल सकते। उसके लिए फिर हमें किसी एक ऑब्जेक्ट या की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए और दूसरे का चार्ज पता होना चाहिए। अब बेसिकली गॉस लॉ थोड़ा अलग डिफरेंट तरीके से अपना रोल प्ले करता है। गॉस लॉ जो है बेसिकली क्या बताता है, गॉस लॉ को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास चार्ज पता है तो हम उस चार्ज से हमें पता है कि कोई भी अगर चार्ज रेस्ट पर रखा हुआ है तो उससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस को क्रॉस करती है तो उस सरफेस से कुछ ना कुछ फ्लक्स ज़रूर पास होगा। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बात करी थी कि अगर आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे दी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी जाए और उन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पर रखी हुई हो तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से निकाल सकते थे। E.A अगर E कांस्टेंट है तो, और अगर वेरिएबल है तो फिर इंटीग्रेट करके हम निकालते थे। लेकिन अगर इसकी जगह आपको कोई चार्ज दे दिया जाए, कोई पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज या किसी भी टाइप का एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, उससे उस चार्ज से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी अगर पर्टिकुलर सरफेस को क्रॉस करती है तो उस चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी एक सरफेस को क्रॉस करें तो उस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा वो चीज़ यहाँ पर हम बताते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है, क्यू चार्ज हमें दिया हुआ है ना। ये क्यू चार्ज जो दिया हुआ है इसके चारों तरफ मैंने एक सरफेस कंसिडर करी। ये सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है जिसको हम गाउसियन सरफेस बोल देते हैं। तो इसको गाउस बेसिकली एक साइंटिस्ट के नेम पर है, तो गाउसियन सरफेस हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये एक चार्ज पार्टिकल, हमने क्यू चार्ज पार्टिकल रख दिया तो इससे कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही होगी। हर एक डायरेक्शन में जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है सब जगह निकल रही होंगी। अब यहाँ से ये क्लोज सरफेस ज़रूर है, लेकिन इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोज सरफेस जितनी भी जो क्लोज सरफेस है उस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ एक बार क्रॉस कर रही है। अगर किसी भी क्लोज सरफेस को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 बार क्रॉस करती है तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अंदर चार्ज रखा है और चार्ज के चारों तरफ हमने एक रैंडम शेप की कोई एक इमेजिनरी गाउसियन सरफेस, एक सरफेस कंसिडर कर ली है जो कि गाउसियन सरफेस जिसको हम बोलते हैं। तो उससे कुछ ना कुछ फ्लक्स जरूर पास होगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कि E इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर अभी इनिशियली आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हम जो बेसिकली अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हम कॉन्सेंट्रेट करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने में। तो इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो हम निकालते हैं। फाई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, या आप इसको बोल सकते हो फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज से की वजह से क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है, कोई भी क्लोज सरफेस ले ली उसके अंदर अगर कोई चार्ज रख दिया जाए। अब ये चार्ज जरूरी नहीं है सिंगल चार्ज हो, कई सारे चार्जेस भी हो सकते हैं। तो क्लोज सरफेस के अंदर अगर कई सारे चार्ज रखे हुए हैं तो उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो होगा
उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो फ्लक्स होगा वो चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के डायरेक्टली के इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ ये हमने लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम ए क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस के थ्रू अगर कोई भी फ्लक्स पास हो रहा है तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो होगा 1 एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज इनसाइड दिस सरफेस। तो हमें सिर्फ अगर इस के थ्रू तो अंदर चार्ज जो है वो पता होना चाहिए, और इस सरफेस के थ्रू हम यहाँ पर कितना फ्लक्स पास होगा वो बता सकते हैं। अब जो गाउस लॉ है उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि हम कब लगा सकते हैं, किन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए लगा सकते हैं, तो थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो हो जाती है वो है कि जो जो ये सरफेस हम कंसिडर करते हैं गाउसियन सरफेस, जो चार्ज के चारों तरफ वो एक इमेजिनरी सरफेस होगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या हो सकती है, जो गाउसियन सरफेस है वो किसी भी शेप की बनाई से आ सकती है, वो किसी भी रैंडम शेप की हो सकती है। तो गाउसियन सरफेस की शेप से फ्लक्स का कोई लेना देना नहीं है। शेप किसी भी टाइप लो, चाहे आप स्क्वायर लो, चाहे आप सर्कुलर लो, चाहे आप इलिप्टिकल शेप लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो शेप जो होगी वो रैंडम हो सकती है। इसके बाद जो गाउसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो फ्लक्स सिर्फ उस सरफेस के इनसाइड जो चार्ज होंगे सिर्फ उसी पर डिपेंड करेगा, आउटसाइड वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। तो फ्लक्स जो होता है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, इनसाइड वाले चार्ज पार्टिकल्स पर ही डिपेंड करता है। तो तीसरा पॉइंट ये हो जाता है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि जो गाउसियन सरफेस है, तो चौथा पॉइंट क्या होता है कि अगर हमें ये चीज़ तो पता है कि गाउसियन सरफेस से अगर कोई से पास होने वाले फ्लक्स की बात करें तो वो सिर्फ इनसाइड वाले चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें गाउसियन सरफेस के अंदर या गाउसियन सरफेस के बाहर किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरह के चार्ज पर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए गाउसियन सरफेस के बाहर कोई चार्ज नहीं है और कोई हमने कोई भी पॉइंट कंसीडर किया गाउसियन सरफेस के ऊपर, तो उस पर गाउसियन सरफेस के ऊपर जो पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इनसाइड वालों की वजह से होगा। लेकिन अगर आउटसाइड भी कुछ चार्ज प्रेजेंट है तो उनकी वजह से भी इफेक्ट आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना कि सिर्फ फ्लक्स निकालते टाइम ही इनसाइड वाले चार्ज पार्टिकल को लेते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है तो हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन में हम ये भी ज़रूर देख लेते हैं कि आउटसाइड वाले चार्ज की वजह से कुछ चेंजेस आ सकते हैं या नहीं आ सकते। लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चार्ज की पोजीशन पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो अगर हम निकाल रहे हैं तो अगर गाउसियन सरफेस के अंदर ऑब्जेक्ट चार्ज पार्टिकल कहीं पर भी रखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चार्ज पार्टिकल सरफेस के जस्ट क्लोज में भी रखा हो सकता है और चार्ज पार्टिकल सरफेस के जस्ट पास में भी रखा हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि अलग अलग उस गाउसियन सरफेस के टोटल फ्लक्स जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन अलग अलग पोर्शन से जो फ्लक्स पास होगा वो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल फ्लक्स की बात करेंगे तो ओवरऑल फ्लक्स जो होगा वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। नेक्स्ट इसमें एक और छोटी सी चीज़ है, गाउसियन जब हम गाउस लॉ का यूज़ एक ज़्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी करते हैं। डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी करते हैं। तो जब भी हम कोई सिमेट्रिकल टाइप का ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे स्फीयर हो गया, वायर हो गया, सिलेंडर होगा, शीट, इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट अगर ले रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे कि उनके लिए जो हम गाउसियन सरफेस डिसाइड करें वो गाउसियन सरफेस जो हो वो भी कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल टाइप की होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से अगर हमें कंसीडर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से हम निकालेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम जो है स्फेरिकल टाइप की लेंगे। स्फेयर अगर हो गया तो भी उसके लिए स्फेरिकल टाइप की लेंगे। अगर वायर हो गया तो सिलेंड्रिकल टाइप की लेंगे। और अगर हमारे पास कोई इन्फिनिटी शीट आती है तो उसके लिए भी हम एक सिलेंड्रिकल टाइप लेंगे, लेकिन वो सिलेंड्रिकल शीट के पैरेलल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो ये कुछ इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार कि गाउसियन सरफेस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे हमारे पास सपोज एक सरफेस है
अगर इसके अंदर एक चार्ज दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम का, तो इससे पास होने वाले अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ तो फ्लक्स हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू तो है 10 माइक्रो 10⁻⁻⁶ और एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ये तो हो जाएगा -5, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये तरीके से हम लिख सकते हैं। अब तुम जैसे चाहो उसको आगे कैलकुलेट कर लेना, या एक और तरीका बताता हूँ उसको थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने का। कई बार आंसर पाई की टर्म्स में होता है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 4 पाई से, ये 1/4 पाई हो गया के क्यूब और 4 पाई। तो k तुम्हारे पास आ जाएगा 9 × 10⁻⁹, q की वैल्यू तुम्हारे पास 10⁻⁻6 इंटू 10, तो ये -5 हो जाएगा और 4 पाई। तो यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो 36 पाई इंटू 10⁻⁴। तो इस तरीके से भी हम वोल्ट इंटू मीटर बोल के इस तरीके से कई बार पाई की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब तुम चाहो तो पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके निकाल सकते हो। इसी तरीके का एक और लेते हैं। तो क्या किया मैंने, इनसाइड जो चार्ज था उसकी वजह से एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर दिया और उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाली। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर एक सरफेस दी हुई है, इसके अंदर दो चार्ज दिए हुए हैं, एक 10 कूलम का है और एक -5 कूलम का है। तो मुझे फ्लक्स निकालना है, तो टोटल इनसाइड कितना हो गया 10 कूलम -5, तो ये कितना हो जाएगा 5 कूलम डिवाइडेड बाई टोटल एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब वापस से अगर आप चाहो तो यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हो, ये इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट इंटू मीटर। तो 5 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इसका फ्लक्स निकल कर आ जाएगा 5 बाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देना, उससे आंसर निकल कर आ जाएगा। एक और लेते हैं। मान लीजिए एक डाइपोल को गॉसियन सरफेस के अंदर रख दिया, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर टोटल फ्लक्स। इस सिचुएशन में अगर टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज तो 0 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आने वाली है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। अब और भी जैसे सपोज इस तरह का क्वेश्चन ले, यहाँ पर दो सरफेसेस दी हुए, एक S1 ये वाली है और S2 ये वाली है। ये किसी जगह पर इंटरसेक्ट भी कर रही हैं और उस जिस एरिया में इंटरसेक्ट कर रही है, जिस रीजन में इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1। तो हमें S1 और S2 से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो हमें टोटल फ्लक्स बताना है। तो S1 के अंदर टोटल कितना चार्ज है, Q2 तो है ही सही, Q1 भी है, तो टोटल चार्ज अगर हम बात करें तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसी तरह से S2 से पास होने वाला चार्ज की बात करें तो Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर दो फ्लक्स हमारे पास आ जाएंगे, दो तरह के फ्लक्स आ जाएंगे, एक S1 वाला फ्लक्स आ जाएगा और एक S2 वाला फ्लक्स हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो दो तरह के चार्ज हमारे पास इस सिचुएशन में निकल कर आ जाएंगे, S1 वाला फ्लक्स और एक S2 वाला फ्लक्स। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे पास एक क्यूबिकल सरफेस दी हुई है, इस तरीके की स्ट्रक्चर दी हुई है जो क्यूबॉइड या क्यूबिकल कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर दो एक्सेस है, एक एक्स वाले एक्सेस है और एक वाई वाले एक्सेस है। तो दो वायर्स को हमने एक को एक्स वाले एक्सेस पर रखा है और एक को वाई वाले एक्सेस पर रखा है। ये एक ओरिजिन से शुरू होते हैं, तो एक्स वाले एक्सेस पर पूरा पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और वाई वाले एक्सेस पर भी पूरा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लैम्डा इनकी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा का मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ। तो जिस भी वायर, कोई अगर लीनियर वायर है या कोई भी वायर वगैरह है, उस पर अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसका चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ हम निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर हमें किसी भी वायर पर लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है, किसी वायर, थ्रेड जो लंबी लेंथ होती है या रोड वगैरह हो गई, उसकी अगर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है तो हम कुछ पर्टिकुलर लेंथ अगर हमें पता लग जाए तो उस पर्टिकुलर लेंथ में हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ बताना है कि ये सरफेस हमें दी हुई है क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस में टोटल फ्लक्स कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये वाला पोर्शन कितना है और ये वाला जो पोर्शन है ये कितना पोर्शन है। तो यहाँ पर हमें दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट इसके,
ये a कोमा बी है, ये a कोमा बी है, इसका मतलब ये वाली लेंथ जो है ये तो b होगी और ये वाली लेंथ a है। ये लेंथ a है तो ये वाली लेंथ भी क्या होनी चाहिए, a, और जो ये y है ये लेंथ कैसी होनी चाहिए, b होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसको हम q1 qx पर कितना चार्ज है, तो x पर अगर मैं चार्ज करूँगा तो लैम्डा इंटू लेंथ, तो लैम्डा इंटू लेंथ कितनी होगी, लैम्डा इंटू a। y पर अगर हम चार्ज की बात करें तो y पर चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा, और ये क्योंकि y वाले एक्सेस पर का सिर्फ इतना ही पार्ट इनसाइड आ रहा है इस पोर्शन के, इस क्लोज सरफेस के, और x वाले का सिर्फ इतना ही पार्ट आ रहा है। तो इसकी लेंथ अगर हमें पता लग जाए तो हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करके हमने चार्ज निकाल लिया। तो ये लेंथ है a, ये वाली लेंथ है b, तो यहाँ पर मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज मुझे पता चल गया, q नेट जो है इनसाइड वो कितना है, लैम्डा a माइनस लैम्डा b, तो टोटल हो गया a माइनस बी। तो टोटल चार्ज हमारे पास यहाँ पता लग चुका है। तो टोटल फ्लक्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा, q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो q इनसाइड जो हो गया वो हो गया लैम्डा a माइनस बी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास हो चुकी है। तो इस तरीके से हम फ्लक्स की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है, ये हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको बस ये है कि क्वेश्चन बहुत सारे तरीके के बन सकते हैं, आपको किसी तरीके से बस ये चेक करना है कि उसके उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज अवेलेबल है। जितना चार्ज अवेलेबल होगा उसी चार्ज के अकॉर्डिंग हम फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगी। हमने यहाँ पर एक क्यूब लिया है, क्यूब जैसा बॉक्स ले लिया है ना, क्यूब बॉक्स लिया है यहाँ पर। उसके सेंटर पर मैंने एक उसके सेंटर पर मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है। ठीक है, इसके सेंटर पर मैंने चार्ज रख दिया। अब मैं यहाँ पर सरफेसेस को नाम दे देता हूँ। जैसे ये वाली जो सरफेस है A B C D E F G और ये H, तो यहाँ पर ये है, तो ये सरफेसेस हैं। इसके मिड पे, एकदम मिड पर, इस क्यूब के सेंटर पर मैंने एक चार्ज रख दिया है। तो इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पर इस पूरे क्यूब से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा होगा वो तो होगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाला जा सकता है। अब बात आती है कि ये क्यूब जो है, इसमें अब कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि ये क्यूब 6 सरफेसेस से मिलकर बना है, तो क्या हम हर इंडिविजुअल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। अब देखो कैसे आराम से बता सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ पर ये चार्ज जो है सारी सरफेसेस से सिमेट्री पर रखा है, कि रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल पॉइंट पर रखा है, तो जितना भी फ्लक्स इससे पास हो रहा होगा, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चार्ज से निकल रही होगी, वो सारी इक्वली सबसे पास हो जाएगी। अब देखो चार्ज जो है वो सेंटर पर रखा है। अगर ये चार्ज सेंटर पर रखा है तो जितनी भी सरफेसेज हैं उनसे वो इक्वली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर सरफेस से इक्वल अमाउंट में पास हो रही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हर एक सरफेस से इक्वल अमाउंट में चार्ज पास, इक्वल अमाउंट में फ्लक्स पास हो रहा है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, टोटल फ्लक्स है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कितनी सरफेसेज है, 6 सरफेस इसमें दी हुई है, 6 सरफेस इसमें दी हुई है। तो 6 सरफेस अगर इसमें दी हुई है तो एक सरफेस से या एक फेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6, तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से बता सकते हैं। बात समझ में आई होगी। अब एक्चुअली दिक्कत, अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है। अगर ये चार्ज सेंटर की जगह कहीं और रखा होता, सेंटर की जगह किसी और पोजीशन पर रखा होता, तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो हर सरफेस से इक्वली डिवाइड नहीं किया जा सकता था, इक्वली पास नहीं होता। आप सिंपल सी चीज़ समझो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक स्फीयर है, इस स्फीयर के सेंटर पर यहाँ चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ये सेम डिस्टेंस पर है, ये चार्ज हर सरफेस से सेम डिस्टेंस पर है, तो इक्वल अमाउंट में चार्ज पास हो रहा है। इस पोर्शन से अगर कोई छोटा सा पोर्शन लोगे यहाँ से,
तो इतना पोर्शन अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो इससे फ्लक्स यहाँ पर सेम जगह से पास होगा। लेकिन अगर इसकी जगह ये चार्ज इस तरफ रख देता हूँ मैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज़र हैं और यहाँ पर थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँगा, इस जगह पर अगर मैं एक सरफेस एरिया लेता हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, तो यहाँ फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर फ्लक्स कम हो जाएगा। मतलब अगर सरफेस से चार्ज दूर है तो जिस सरफेस से दूर है, जिस सरफेस स्फेरिकल एरिया से दूर है, वहाँ पर फ्लक्स कम पास होगा और जिसके ज़्यादा क्लोज है वहाँ ज़्यादा पास होगा। तो इवन नहीं रहा, एसिमेट्रिकल हो गया, लेकिन यहाँ सिमेट्रिकल है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अभी सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल है तो हमें आसानी से पता लग रहा है कि जितनी भी 6 सरफेस है वहाँ से इक्वल अमाउंट में जो है फ्लक्स पास हो रहा होगा। इसलिए हमने बता दिया कि एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो सकता है। अब अगर इसकी जगह ये कहीं और रखा होता तो क्या सिचुएशन होती, उसको भी देखते हैं। अब देखो इस सिचुएशन में क्या किया, इस सिचुएशन में इस चार्ज को इस क्यूब की किसी एक सरफेस पर रख दिया है। जो ये सरफेस है ना, उस सरफेस पर रख दिया। अब उस सरफेस पर अगर रख दिया है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इक्वली पास, हर सरफेस से इक्वली पास नहीं हो रही होगी, है ना। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर भी जा रही होंगी, कुछ इधर भी जा रही होंगी, है ना, कुछ ऐसे भी पास हो रही होंगी, कुछ इस तरह पास हो रही होगी, कुछ इस वाली सरफेस से, कुछ पीछे वाली सरफेस से, इस तरह से पास हो रही होंगी। तो इसका मतलब सारा का इस चार्ज से निकलने वाली सारी फील्ड लाइंस इस पूरे क्यूब से तो पास हो नहीं रही है ना, लेकिन कुछ ऊपर भी जा रही है और कुछ नीचे भी जा रही है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। अब ऐसी सिचुएशन जब भी आ जाती है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, एक अपनी तरफ से इमेजिनरी फॉर्म में अपनी तरफ से एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है जिसकी वजह से ये चार्ज सिमेट्री पर आ जाए। अपनी तरफ से कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कंसीडर करना है जिसकी वजह से ये चार्ज सिमेट्री पर आ जाए। जैसे कि अब मैं थोड़ा सा इसको अगर एक्सप्लेन करूं, मान लेते थे हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, यही कुछ हमारे पास दिया है कि भाई इसमें ये जो चार्ज है ये इस जगह पर रखा है, इस क्यूब पर। अगर मान लो मैंने इसके ऊपर ऐसा एक और क्यूब कंसीडर कर लिया, सपोज़ एक ऐसा क्यूब मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि यहाँ पर ये एक और क्यूब हमारे पास दिया हुआ है, तो इसके ऊपर जस्ट इसी तरीके का आइडेंटिकल क्यूब रख देते हैं तो ये पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट सेंटर पर आ जाएगा, इस पूरी फिगर के सेंटर पर आ जाएगा, है ना। हर एक सरफेस से अभी भी अलग अलग होगा, हर एक सरफेस से अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग तरीके से पास हो रहा होगा, लेकिन ओवरऑल सरफेस, ओवरऑल दोनों से मिलाकर टोटल, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे, तो टोटल ओवरऑल इस पूरी सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो गया, ओवरऑल फ्लक्स जो पास हुआ वो तो हुआ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब अब तो अंदर आ गया ना, ये चार्ज जो है वो इन दोनों को मिलाकर इसके इनसाइड आ चुका है। अब जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना पोर्शन ऊपर है उतना ही पोर्शन नीचे है, तो जितना चार्ज ऊपर जा रहा, जितना फ्लक्स ऊपर जा रहा होगा उतना ही फ्लक्स नीचे भी आ रहा होगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पोर्शन से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का हाफ, क्योंकि टोटल फ्लक्स तो ये हो रहा है इसको और इसको मिला के, तो आधा ऊपर गया तो नीचे कितना आएगा, आधा। तो इसका मतलब क्या बन गया, Q बाई 2 एप्सिलॉन। कहने की बात क्या है कि अगर हमें जब भी टोटल फ्लक्स निकालना है और वो चार्ज पार्टिकल अगर सेंटर पर नहीं है या चारों तरफ से कवर्ड नहीं है, तो हमें उसको इस तरीके से कवर करना है कि वो सिमेट्री, ऑलमोस्ट सिमेट्री जैसा आ जाए, है ना, कि उसको, उस चार्ज पार्टिकल को हमें कवर्ड करके उसको मिड में कहीं पर लेकर आ जाना है। सारी सरफेसेस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट वो कवर होके सेंटर पर जैसा दिख जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर अब मैं बात करूँ कि अब अगर हम बात करें कि इसमें ये जैसे, तो हमें पता लग गया कि इस ब्लॉक से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इस ब्लॉक से पास हो रहा है Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जितना फ्लक्स पास हो रहा है। अब इसमें जो फ्लक्स है, तो एक्चुअली अगर तुम फील्ड लाइन बनाओगे तो ये फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस वाली जो सरफेस दी हुई EHGF या EFGH जो दिया हुआ है, EFGH वाली सरफेस है, उससे कोई फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रही होगी। क्यों, आप खुद सोचो कि ये इस तरीके से जैसे सरफेस है, ये वाली जो EFGH वाला सरफेस ये है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ये इस तरीके से, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज इस जगह पर मैं मान लेता हूँ कि ये एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल सकती है,
इस तरीके से निकल सकती है, इस तरीके से निकल सकती है, ऊपर जा सकती है, ऐसे जाएगी तो पैरेलली बन रही है ना, इस तरह से, इस तरीके से क्रॉस नीचे जा रही है, तो नीचे से ये ऊपर से नीचे नहीं जा रही है। अब आपको लगेगा कि नीचे से ऐसे, अगर ऐसे भी जा रही है ये वाली नीचे की तरफ, ये वाला पोर्शन अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ऐसे भी क्रॉस, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर रही है, ये ऐसे नहीं है, ऊपर से कहीं नहीं आ रही है। अगर चार्ज थोड़ा ऊपर रखा होता इस जगह पर कहीं पे, इससे थोड़ा ऊपर रखा होता तो इससे भी कुछ फ्लक्स पास होता, लेकिन अभी चार्ज सिर्फ इस पर है तो इससे कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा। जो भी फ्लक्स होगा वो इन सारी बची हुई सरफेसेस से पास होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अब देखो समझने वाली बात क्या है, जो ये वाला पोर्शन है EF, ये वाली सरफेस, जो चार सरफेसेस है, जो वॉल वाली चार सरफेसेस है, ये वाली सरफेस हो गई, ये FGA ये वाली हो गई, ये CHGB और ये पीछे वाली, उनके रेस्पेक्ट में ये चार्ज पार्टिकल सिमेट्री पर है, तो इन पर चारों से एक जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा और एक नीचे वाली सरफेस से एक जैसे अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो इस सिचुएशन में अभी हम ये नहीं बता सकते कि सब जगह से एक जैसा ही फ्लक्स पास हो रहा है। किस किस से एक जैसा फ्लक्स पास हो रहा है? सिर्फ इस EFAD वाले से, GHCB वाले से और CDEH वाले से। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, तो इन सारी सरफेसेस से एक जैसा फ्लक्स पास होगा, लेकिन ये जो ABCD वाली सरफेस है उससे कुछ अलग फ्लक्स पास होगा। अब एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, इतना सारा हम बार बार को हमें नहीं देखना है। अगर मान लो कोई भी चार्ज किसी ब्लॉक, कोई भी अगर क्यूब वगैरह दिया हुआ है, उस क्यूब के जिस भी पॉइंट पर रखा हुआ है, तो उस पॉइंट से अगर कोई प्लेन पास हो रहा है, उस प्लेन से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। जैसे अगर ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल जिस जगह पर रखा है उससे एक प्लेन पास हो रहा है, कौन सा? EFGH वाला प्लेन पास हो रहा है, तो इस प्लेन से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। अगर इसकी जगह मान लो कि ये सपोज इस जगह पर कहीं होता, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर रखा होता, तो इस पॉइंट पर ये वाला पॉइंट जो है इस वाले प्लेन के अंदर भी आ रहा है और ये वाला इस प्लेन के अंदर, तो इस प्लेन से और इस प्लेन से दोनों से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिस भी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है वो पॉइंट जिस भी प्लेन के अंदर आ रहा होगा, और वो पॉइंट एक से ज़्यादा प्लेन के अंदर भी आ सकता है, तो वो पॉइंट जिस भी प्लेन के अंदर आ रहा होगा उस प्लेन से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा और इसको, अब इसकी पोजीशन चेंज करके देखते हैं कि चार्ज को अगर किसी और जगह पर रख दिया जाए तो क्या होगा। मान लीजिए अब ये चार्ज जो है किसी एक सरफेस पर नहीं रखा है, ये अभी एक एज पे रख दिया है। अब ये चार्ज पार्टिकल जो है वो इनसाइड नहीं है, तो मैं यहाँ पर Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन तो बोल नहीं सकता, तो मुझे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि ये चार्ज पार्टिकल इनसाइड आ जाए और कुछ ऐसी सिमेट्रिकल सी शेप हो जाए। तो ऐसा कैसे करते हैं? हम क्यूब्स ही लगाते हैं। तो अगर मान लो एक क्यूब इसके जस्ट इधर लगा दिया जाए, इस जगह पर एक क्यूब लगाया जाए, यहाँ पर एक क्यूब यहाँ पर रखा जाए इस तरीके से, ठीक है, एक क्यूब ये यहाँ पर रखा जाए, उसके बाद एक क्यूब जस्ट ऊपर, तो अभी इसके जस्ट पास में रखा तो भी ये सिमेट्रिकल नहीं हुआ। इसके ऊपर ऐसा ही एक और क्यूब ऊपर रख दो और एक ऐसा ही क्यूब ऊपर रख दो, तो जैसे ही ये इस तरह के दो क्यूब होंगे तो ये जो होगा इस तरीके से, अगर मैं एक और क्यूब को ऊपर रख देता हूँ यहाँ पर, और ये इस तरीके से, और ये यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको रख दिया, तो अगर ये यहाँ पर, तो देखो ये चार क्यूब, तो ओवरऑल चार क्यूब बन गए। एक तो ऑलरेडी था, एक यहाँ पर, तो और ये जो क्यू चार्ज है ये कहाँ पर आ गया? मिड में आ गया। ये ऑलमोस्ट कहाँ पर आ चुका है? इसके मिड में आ चुका है, तो कवर्ड हो चुका है। तो इन चारों क्यूब से मिलाकर जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो फ्लक्स कितना होगा? ये चारों क्यूब से मिलाकर जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो फ्लक्स कितना होगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चारों ये Q जो चार्ज है वो इन चारों के रेस्पेक्ट में इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल पोजीशन पर है, सिमेट्रिकल है ना। तो ऑलमोस्ट इन क्यूब्स के रेस्पेक्ट में तो ये चार सिमेट्रिकल है, तो चारों क्यूब से इक्वल अमाउंट में फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो जाएगा? तो मैं जब भी फाई नोट लिखूंगा ये नीचे जीरो लगा के, मतलब मैं उस पर्टिकुलर क्यूब से पास होने वाले फ्लक्स के बारे में लिख रहा हूँ। तो कितना होगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो गया? Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया? एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स हो गया Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इट मीन्स
इससे अब यहाँ पर बात आती है कि कौन कौन सी सरफेसेस होंगी, तो एक बार चेक करते हैं। तो इस सरफे ये वाला पॉइंट जो है वो इस वाली सरफेस में भी है, तो इससे भी फ्लक्स पास नहीं होगा, और इस वाली सरफेस में भी है, तो यहाँ से इसमें भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो जो भी फ्लक्स पास हो रहा होगा वो इन दो बची हुई सरफेसेस से, एक ये S1, एक S2, एक S3, ठीक है, इन चारों और एक ये जस्ट सामने वाली जो ये तो हो गई S1 नीचे, ये इस साइड वाली हो गई S2 और पीछे वाली हो गई S3 और एक आगे वाली हो गई S4। तो चार सरफेसेस से फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो वो चीज़ जहाँ पर हम बता सकते हैं। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि कौन सी सरफेस से फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, किस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स 0 है, तो वो कौन सी सरफेस हो जाएगी, ये वाली। अगर मैं इसको नेम देता हूँ तो A B C D E F G H, तो यहाँ पर फ्लक्स जो होगा, इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। इनसे तो हो ही सकता है, इनसे तो कुछ ना कुछ फ्लक्स पास हो ही रहा होगा, लेकिन इन सरफेसेस से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके अब और थोड़ी सी पोजीशन को चेंज कर देते हैं चार्ज की, ठीक है। नई लोकेशन में हमने क्या किया है कि इस Q चार्ज को किसी एक कॉर्नर पर यहाँ पर रख दिया है। तो इस कॉर्नर पर अगर मैंने Q चार्ज को रखा तो ये आउटसाइड है। तो अब इस चार्ज को मुझे कवर करना है, अंदर की साइड लाना है, तो मुझे कई सारे ब्लॉक्स चाहिए होंगे। तो कितने ब्लॉक्स चाहिए होंगे, यहाँ पर एक ब्लॉक इधर लगाना पड़ेगा। आप खुद सोचो, एक बार वीडियो पॉज करो और खुद सोचो, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने ब्लॉक्स हो चाहिए होते हैं, एक तो ये ब्लॉक चाहिए होगा आई गेस, एक ये वाला ब्लॉक यहाँ पर इस तरीके से, एक ये ब्लॉक यहाँ पर आपको चाहिए होगा। इसके बाद अभी भी कवर नहीं हुआ तो उतना एक और ब्लॉक इसमें आगे की साइड आपको लग जाएगा, एक और ब्लॉक इसी तरफ, और नीचे 4 ब्लॉक अगर कर देते हैं तो फिर ये बीच में सेंटर सरफेस पर आ जाएगा। और 4, तो यहाँ पर कितने 4 सरफेस हमें ब्लॉक चाहिए होंगे, एक ब्लॉक ये रखा है, एक इसके जस्ट आगे, एक इसके जस्ट आगे, 2 इसके ऊपर, 2 इसके ऊपर। थोड़ा इमेजिन करके देखो कि उस तरीके से। तो यहाँ पर हमें टोटल 8 ब्लॉक्स चाहिए होंगे। टोटल 8 ब्लॉक्स अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो उन सब से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 8 क्यूब से पास हो रहा है, तो एक सिंगल क्यूब से कितना पास हो जाएगा, इस सिंगल क्यूब्स की अगर बात करेंगे तो इस सिंगल क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 से इक्वल अमाउंट में पास हो रहा है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में यहाँ पर कौन कौन सी सरफेसेस से फ्लक्स पास नहीं होगा वो अगर मैं देखना चाहूँ तो उसको भी देखा जा सकता है। ये वाला पॉइंट इस प्लेन के अंदर भी आ रहा है, मतलब ये वाली जो A B C D E F G और ये, तो एक अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ यहाँ पर, तो अगर हम बात करें तो एक तो A B C D B C H G और A B G H, ये 3 सरफेसेस हैं जिनसे कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा। आप खुद भी देख सकते हैं कि ये वाली चार्ज पार्टिकल जो जिस पॉइंट पर रखा हुआ है उसमें ये वाली प्लेन भी आता है, ये वाला प्लेन भी इसी के अंदर आएगा, और एक और ये जो बाहर से जो ये वाला प्लेन दिख रहा है ये प्लेन भी इसी के अंदर दिखेगा। तो हमारे पास सिर्फ 4 सरफेसेस बची, 3 सरफेसेस बची है, एक ये बाहर, एक ये वाली सरफेस, एक नीचे वाली सरफेस और एक उस साइड वाली सरफेस, ठीक है। तो इस तरीके से अब उन तीनों सरफेसेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर इस एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट जितना फ्लक्स पास हो रहा है एक क्यूब से। अब जो ये बची हुई तीनों सरफेसेस हैं, बची हुई जो तीनों सरफेसेस हैं वो बची हुई तीनों सरफेसेस इस Q के रेस्पेक्ट में सेम डिस्टेंस पर है, सिमेट्रिकल पर है, सेम डिस्टेंस सेम लोकेशन पर है। ये जितने डिस्टेंस पर है, जैसे ये वाला है तो ये वाली और एक ये वाली एक ही लोकेशन पर है, तो इनसे सेम टाइप का फ्लक्स पास हो जाएगा। तो जो यहाँ पर अगर मैं सरफेस की बात करूँ तो इन तीनों सरफेसेस से इक्वल अमाउंट में जो इस क्यूब का टोटल फ्लक्स कितना है, Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन। तो ये जो फ्लक्स होगा इन तीनों सरफेसेस से तो पास हो नहीं रहा है, जिसको मैंने राइट किया है, वो किससे पास हो रहा है, बची हुई 3 सरफेसेस से जो कि इस Q के रेस्पेक्ट में सिमेट्री पर ही हैं। तो सब पे इक्वल अमाउंट में फ्लक्स पास हो जाएगा। तो कितना बचेगा, Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 3। तो टोटल कितना हो गया, Q डिवाइडेड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इन सबसे जो फ्लक्स पास हुआ वो ये हो जाएगा।
इसको एक और तरीके से देख सकते हैं। आप इमेजिन करो कि 8 क्यूब रखे हुए और उन 8 क्यूब का जो सेंटर है वहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है, एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब यहाँ। अब जो बड़ा जो क्यूब बनेगा 8 छोटे क्यूब से मिलाकर जो बड़ा एक क्यूब बना, उस क्यूब की एक सरफेस जो है, उस क्यूब की एक सरफेस, कोई भी एक सरफेस छोटे क्यूब्स की 4 सरफेस से मिलकर बनी है, जो कि ये बाहर वाली सरफेस है। जैसे ये सरफेस है ना, इसी तरीके की एक और सरफेस आगे आ जाएगी। तो बड़े क्यूब की एक सिंगल सरफेस छोटे की 4 सरफेस से, 4 छोटी सरफेसेस से मिलकर बनी हुई है। तो अगर बड़े क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स अगर Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो बड़े क्यूब की एक सरफेस से, बड़े क्यूब की एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हर सरफेस से 6 टाइम्स पास होता, 1/6 टाइम पास होता है। अब वो एक सरफेस कितने छोटी सरफेसेस से मिलकर बड़ी हुई है, 4 छोटी सरफेसेस से, तो चारों से इक्वल अमाउंट में पास हो रहा होगा। तो एक जो आ जाएगा फ्लक्स एक सरफेस से ABCD, ये कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 4। तो इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके हैं, दोनों में से किसी भी तरीके को हम फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली समझने वाली बात यह है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर आपको दिया हुआ है, कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ना, उसके अगर वो अंदर रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर वो बाहर रखा हुआ है या उसके जस्ट बाहर या उससे थोड़ा सा टच करते हुए रखा हुआ है, तो उसी तरह का एक और ऑब्जेक्ट बना के आप उसको, उस चार्ज पार्टिकल को ट्राई करो कि वो अंदर आ जाए, उसके बाद और सिमेट्री पर रहे, अंदर इस तरह से आ जाए कि वो सिमेट्री पर रहे। तो वहाँ पर हम फाइनली टोटल फ्लक्स निकाल के इक्वल अमाउंट में डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन इसी तरीके का लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखो एक हेमिस्फेयर दिया हुआ है। इस हेमिस्फेयर की जो सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज। हेमिस्फेयर के सेंटर पर एक Q चार्ज रखा हुआ है। इस Q चार्ज, यहाँ पर ये Q चार्ज ठीक है रखा हुआ है। अब ये Q चार्ज जो रखा हुआ है, तो इस Q चार्ज का जो पूरा फील्ड है वो इसके अंदर से नहीं जा रहा है, तो ये अनसाइड तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे इस हेमिस्फेयर से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, तो ऑलमोस्ट इसके ऊपर एक और तरह की यहाँ पर सरफेस बना दो। अगर इसी तरह की एक और कंसिडर कर लो, एक और इसी तरह का हेमिस्फेयर, तो ये क्या हो गया, फुल स्फेयर हो गया। तो फुल स्फेयर से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q क्योंकि बीच में रखा हुआ है इन दोनों के, तो आधा फ्लक्स इधर जाएगा और आधा फ्लक्स इधर जाएगा। तो इधर जितना आधा फ्लक्स इधर जाएगा, तो इससे आने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से करके हम ये क्वेश्चंस ये निकाल सकते हैं। एक और लेते हैं इसी तरीके का, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये चारों पॉइंट्स जो हैं, एक C पॉइंट तो सेंटर पर रखा हुआ है, B और A पॉइंट इसी को मिलाने वाली लाइन पर बाहर रखे हुए हैं, और एक D पॉइंट इस जगह पर। हमें बताना है कि किस पॉइंट पर, यहाँ पर किस पॉइंट पर अगर चार्ज रखें तो उसकी वजह से फ्लक्स अगर चेंज होगा या नहीं होगा। तो अब देखो, जैसे अगर मैं A पॉइंट पर चार्ज रखूँगा, तो अगर A पॉइंट पर चार्ज रखता हूँ तो A पॉइंट से फ्लक्स इधर भी जाएगा। एक तो A पॉइंट से जो चार्ज रखा है, तो A पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक तो सीधी निकल जाएंगी, तो इस फ्लैट एरिया से तो फ्लक्स पास ही नहीं होगा, और इधर से अगर पास होगी तो क्रॉस करके इसको भी क्रॉस कर देगी, इसको भी। तो टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन A के सरफेस को 2 बार क्रॉस कर रही है, तो फ्लक्स इसकी वजह से 0। तो अगर A पॉइंट पर रखेंगे तो भी फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। सेम जैसा A पॉइंट पर है वैसा ही B पॉइंट पर भी होगा। तो B पॉइंट पर भी अगर चार्ज रखेंगे तो भी कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। D पॉइंट पर है, तो D पॉइंट पर अगर हम रखते हैं चार्ज को, तो D पॉइंट पर ये फ्लक्स जो है ऐसे जा सकता है और यहाँ पर इसको क्रॉस कर सकता है, 2 बार क्रॉस कर सकता है, एक बार इस सरफेस को, एक बार इस सरफेस को। तो D पॉइंट पर भी रखते हैं तो भी फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर C पॉइंट पर रख देते हैं, D पॉइंट को रखेंगे तो ऐसे जा सकता है, इस तरीके से भी जा सकता है, इस तरह से किसी तरीके से ये क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर D पॉइंट की बात करें, C पॉइंट की बात करें, तो C पॉइंट पर अगर मैंने कोई चार्ज रखा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस पूरे फिगर को सिर्फ एक ही बार क्रॉस करेगी, इस तरफ जाते टाइम। नीचे वो क्रॉस कर नहीं सकती क्योंकि पैरेलली चलेगी, क्योंकि ये C पॉइंट जो है नीचे सर्कुलर
प्लेन एरिया में है, तो प्लेन सरफेस से तो कोई फ्लक्स पास होगा नहीं। कोई भी अगर पॉइंट है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई चार्ज रखा है और वो पॉइंट जिस भी प्लेन में आएगा उस प्लेन से कोई फ्लक्स पास नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक प्लेन दिया है, यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, तो इस तरीके से फ्लक्स नहीं पास होगा। इस चार्ज की वजह से इस प्लेन से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर यहाँ पर कोई दूसरा प्लेन है तो उससे ज़रूर फ्लक्स कुछ पास हो जाएगा, लेकिन इस जिस प्लेन में चार्ज रखा है उस पर्टिकुलर प्लेन से फ्लक्स पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक जो गाउस लॉ है इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन जो ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे गाउस लॉ का यूज़ करते हुए कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो किसी भी चार्ज की वजह से या किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं यूजिंग गाउस लॉ, तो हमें उस पॉइंट या उस पर्टिकुलर चीज़ के चारों तरफ, उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ हमें एक गाउसियन सरफेस बनानी है जो कि सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिमेट्रिकल इसलिए ले रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में आसानी हो, ठीक है ना। अगर फ्लक्स निकालना है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें ज़्यादातर ट्राई करना होता है सिमेट्रिकल लें, जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी देखा है कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो गाउसियन सरफेस है वो स्फेरिकल टाइप की होनी चाहिए। तो मैं अगर एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करता हूँ यहाँ पर Q, तो इसके चारों तरफ एक गाउसियन सरफेस बनाऊँगा मैं जो कि स्फेरिकल फॉर्म में होगी। तो इसके चारों तरफ एक मैंने गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर ली है जिसकी रेडियस जो है वो मैं स्मॉल r करके ले रहा हूँ। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक गाउसियन सरफेस हो गई। अब एक्चुअली क्या होता है, हम किस रेडियस की गाउसियन सरफेस लेंगे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जितने डिस्टेंस पर, मान लीजिए इस पॉइंट से मुझे ये A पॉइंट दिया है और इस Q और A के बीच के डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो मैं 10 सेंटीमीटर रेडियस का गाउसियन सरफेस लूँगा। अगर R डिस्टेंस पर है तो R डिस्टेंस की रेडियस का एक गाउसियन सरफेस, एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लूँगा। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ हम लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पर फ्लक्स की जो वैल्यू होगी, फ्लक्स कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सरफेस के 90 डिग्री के एंगल पर है। इस जगह पर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर, यहाँ पर ये, तो अगर छोटा सा पोर्शन हम लेते हैं तो उसमें भी सरफेस एरिया जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर फ्लक्स को हम लिख सकते हैं E डॉट dA और इंटीग्रेशन इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब E और dA दोनों के बीच का एंगल 0 है तो इसको हम लिख देंगे E dA cos 0 और इंटीग्रेशन और Q ये हम इनसाइड वाला लेते हैं तो ये Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये बनेगा E dA इंटीग्रेशन और Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर E कांस्टेंट है, हर एक R पर, हर एक लोकेशन पर, R डिस्टेंस की हर एक लोकेशन पर E कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे और ये बन जाएगा dA। जब भी हम किसी भी तरीके की गाउसियन सरफेस या कहीं पर भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें ज़्यादातर यही केस होगा कि E और dA में से E बाहर आ जाएगा और ये dA अंदर बचेगा, तो ये बनेगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लास्ट में Q डिवाइडेड बाई, तो ये बनता है E dA और Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ dA, इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस। अब गाउसियन सरफेस का एरिया, तो गाउसियन सरफेस किस टाइप की है, स्फेरिकल टाइप की, तो स्फेरिकल का एरिया कितना होगा 4 पाई R स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E की जो वैल्यू होगी वो होगी Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो E इक्वल्स टू यहाँ पर बन जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन, या तो इसको ऐसे रख सकते हो या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बोल सकते हैं K। तो ये बनेगा E इज इक्वल्स टू K Q डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर। तो ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर किसी डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसके लिए अब मैं फ्री बॉडी यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाते हैं ई और आर के बीच में, तो ये ग्राफ इस तरीके का यहाँ पर बनेगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये आ ही जाता है। तो इस तरीके से हमने यूज़ किया और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकाला गॉस लॉ का यूज़ करते हुए पॉइंट चार्ज की वजह से। तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक गाउसियन सरफेस के बारे में पढ़ा कि गाउसियन सरफेस से क्या क्या प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या इससे रिलेटेड, और इसकी कुछ और एक एप्लीकेशन हमने देखी। अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड गॉस लॉ का यूज़ करते हुए स्फेरिकल सरफेसेस जो स्फेयर हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे कि स्फेयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है।